स्क्रीन पे ये आप जो अभी दो मैचेस देख रहे हो, इतना तो क्लियर है कि इन दोनों में से एक मैच तो डेफिनेटली होने वाला है समर स्लैम में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बीच में बिल्कुल ही कोई अजीब सा ट्विस्ट नहीं डाल दिया। क्योंकि अगर ओबा फेमी जीतते हैं तो उन्होंने सीधा बोल दिया भाई मैं रोमन रेंज को चैलेंज करूंगा, तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो मैच हो जाएगा। और जे ओसो भी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं तो किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद मैं जाऊंगा सीधा कोडी रोड्स के पास और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ब्लड लाइन में लेके आऊंगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी कल मंडे नाइट रॉ में भी जैसे ओबा फेमी ने बोला था ना रोमन रेंज के लिए कि अपनी ये जो बुलेट्स हैं ये तो अपने कजन को जाके दे दे। लेकिन मेल्जर चिचा का इसके ऊपर ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को सेव करना चाहती है ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंज के मैच को, और ये मैच शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार समर स्लैम में नहीं करने वाली। तो अभी ये फिलहाल सिर्फ हमारे मेल्जर चिचा का कहना है। लेट्स सी क्या होता है किंग ऑफ द रिंग नाइट ऑफ चैंपियंस में, और प्रेडिक्शन वीडियो भी इसकी बहुत जल्दी आने वाली है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विराट कोहली से। तो विराट कोहली ने भी आपको पता अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है 18, जिसमें उनके जूते हैं, उनकी क्लोथिंग लाइन है। भाई इसके बाद तो क्या ही बवाल समझ गया, क्योंकि वहां पे जो शूज हैं या फिर जो भी उनके आइटम्स है, प्रोडक्ट्स हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग कह रहे हैं भाई विराट कोहली अब लूटने पे आ गया। अबे भाई यार वो मैं बोलूँगा इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है और वो बिजनेस भी अच्छे से करना जानता। भाई वो क्यों सस्ते जूते फिर क्यों सस्ते कपड़े रखेगा। लोग फिर ट्रॉल कर रहे हैं आरसीबी फैंस को, विराट कोहली फैंस को, कि भाई मतलब जिनके पास इतने पैसे नहीं है, कि भाई तू तो आरसीबी का फैन है, तूने अभी तक ये वाले जूते नहीं खरीदे। मतलब भाई मैं तो हंसी आ जाती है इंटरनेट पे देख के क्या चल रहा है। वैसे ये डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड नहीं है तो आप इसे हटा सकते हो। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि किसी का फैन बनने से पहले भाई पहले अपने घर में देख लो एक बार, आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। आपके घर में चल रहा है कुछ अलग ही ड्रामा और आपको है कि मैं विराट कोहली का फैन बनूंगा। भाई फैन बनना है तो उसका क्रिकेट खेलने का फैन मत बनो। वो अपने फादर के एक्सपायर होने के बाद मैच करके आया था, वो गेम खेल के आया था, उस चीज का आपको फैन होना चाहिए। इतनी इस लेवल की डेडिकेशन कंसिस्टेंसी किसी में नहीं होगी, बस कहने को भाई हाँ हम आरसीबी के फैन हैं, हम विराट कोहली के फैन हैं। अब मैं ये जूते खरीद सकता हूँ, वैसे भी मैं जूते खरीदता ही हूँ, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। तो इसकी एक रील आपको मेरे इंस्टाग्राम के रोहित पंत वाले पेज पे दिख जाएगी। क्योंकि मतलब मेरे को खुद भी एक्सपीरियंस है अच्छे जूते पहनने का, तो देखते हैं फिर वो जो क्वालिटी है वो कैसी होती है। लेकिन ट्विटर में खोलता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भाई बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखती रहती है। और अब स्टार्ट करते हैं भाई पॉल हेमन से। बहुत मस्त मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। आई थिंक 4-5 मिनट का ये सेगमेंट लंबा चलने वाला है। तो सीवीवी के साथ पॉडकास्ट में आए हैं पॉल हेमन, और यहाँ पे बड़ी सारी अंदर की बातें हमें पता चली है। पूरा अभी मैंने पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैं ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर चुका हूँ, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बातें बताता हूँ भाई, आपको मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहले पॉल हेमन ने बात करी ओरिजिनल आइडिया क्या था रोमन रेंज के ट्राइबल चीफ बनने का। उन्होंने बोला कि पहले तो हमको साथ में ही आना था सीधा समर स्लैम में, लेकिन फिर मुझे रोक के रख दिया गया। ये फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पहले रोमन रेंज को प्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद ये रिवील करेंगे कि ये रोमन रेंज का पर्सोना अलग है। फिर पॉल हेमन ने ये भी बताया कि एक एक चीज जो भी तुमने ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में देखी है, उसके एक्सप्रेशन से लेके मेरे चलने से लेके या फिर जैसे मैं रोमन रेंज को देखता हूं, ये हमने कोई ऑन द स्पॉट नहीं किया था, हमने डिजाइन किया था। वो सोचो इतनी छोटी डिटेलिंग भी उन्होंने देखी कि जब रोमन रेंज पॉल हेमन से माइक मांगेगा तो वो देखेगा नहीं पॉल हेमन की तरफ, पहले पॉल हेमन को वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए रोमन मतलब अब आप सोचोगे कि रोमन रेंज का ऑरा कैसे बिल्ड हुआ, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो इन्होंने डिजाइन करी थी ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर के लिए, उस वजह से हुआ। इसीलिए भाई मैं पॉल हेमन को कलाकार आदमी बोलता हूँ। फिर उन्होंने ये भी बोला कि विंस मैकमैन उस टाइम पे क्योंकि थे इंचार्ज से, तो वो नहीं चाहते थे कि रोमन रेंज ट्राइबल चीफ के नेम से जाना चाहिए। वो कह रहे थे भाई बिग डॉग सही है, लेकिन फिर पॉल हेमन ने कन्विंस किया मालिक साहब थोड़ा देख लो, थोड़ा समझ लो। और इस पॉडकास्ट में क्रिस बेनवा का नाम भी लिया गया है, तो ये चीजें पहले पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे विंस मैकमैन थे और वो चाहते ही नहीं थे कोई भी नेम ड्रॉप करे। और आज मैं किस दिन को आपको बता रहा हूँ, आज 24 जून है और यही वो ट्रैजिक डे है जिस दिन ये क्रिस बेनवा और उनकी फैमिली का वो जो भी ट्रैजिक इंसिडेंट है वो हुआ था। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता क्या हुआ तो उस एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और उस वीडियो को रात में मत देखना, क्योंकि आपकी थोड़ी ऐसी तैसी हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने उस मूवमेंट के बारे में भी बात करी जो ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का रेसलमेनिया में हुआ था। वो कहते हैं वो मूवमेंट क्या था। पॉल हेमन कहते हैं भाई हम तो भूल ही गए थे कि आसपास ऐसा कुछ भी चल रहा है। वो कहते हैं कि वो मूवमेंट इतना हम लोगों के लिए पर्सनल था। उन्होंने ये भी बता दिया कि हमने बोला क्या, तो हम दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं जो भी तुमने मेरे लिए किया, और हम एक दूसरे को आई लव यू भी बोलते हैं। तो पॉल हेमन फिर ब्रॉक से कहता है भाई हम रिंग के बीच में क्या कर रहे थे, सारे लोग देख रहे हैं। तो ब्रॉक ने बोला अरे एफ देम, मतलब ठीक है हम तो अपने में मस्त हैं, हम अपनी बातचीत करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये कितना एक
रियल मूवमेंट था। फिर क्योंकि पॉल हेमन हर किसी बंदे के साथ आता है तो वो उसको सक्सेसफुल बना देते, तो उनसे ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि कर्टिस एक्सेल के साथ वो नहीं हुआ, सिजारो के साथ वो नहीं हुआ, तो उसके पीछे की उन्होंने स्टोरी बताई। सिजारो को तो अभी भी उन्होंने बहुत प्रेज किया, लेकिन कर्टिस एक्सेल के बारे में वो बोलते हैं कि उनको तो बस बनाया ही गया था एक बेबी फेस सुपरस्टार को फीड करने के लिए, जैसे लीग ऑफ नेशन को बनाया था ना जो शेमस और ये एल्बर्टो डेल रियो, वेड बैरेट और इन सब की टीम थी, रूसेफ की टीम थी, उनको रोमन रेंज के लिए बनाया था। तो वैसे ही जो स्टार्टिंग पॉइंट ही था कर्टिस एक्सेल का वो बेकार था, इसीलिए पॉल हेमन ने बोला कि आगे कोई वो जो उसकी स्टोरी है वो नहीं बन पाई। फिर उन्होंने रेसलमेनिया के रिएक्शन की भी बात करी, जो अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी, उन्होंने बोला भाई वो मेरा लेजिट ही रिएक्शन था। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताई पॉल हेमन ने, कहते हैं कि जब भी मैं ब्रॉक लेसनर के साथ इन रिंग सेगमेंट में होता हूं, मैं कभी ब्रॉक लेसनर को बताता ही नहीं, और ना ब्रॉक लेसनर सुनना चाहता है कि मैं क्या बोलूंगा, ताकि जो रिएक्शंस हैं वो एकदम रियल निकल के आ सके। मतलब हमने ऑलमोस्ट जितने भी प्रोमोज देखे हैं जहां पे पॉल हेमन खड़े हैं, उनके साथ ब्रॉक लेसनर हैं, और पॉल हेमन जो भी बातें बोल रहे हैं उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं होती जो पहले से ब्रॉक लेसनर को पता हो। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा तो ऐसा होगा, उन्हें थोड़ा जिस पता होगा उस चीज का, लेकिन एक आधी चीज है कि हाँ इस प्रोमो में मतलब थोड़ा ये इसकी डायरेक्शन है उतना पता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में ब्रॉक लेसनर को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर उन्होंने उन फैंस के बारे में भी बोला जो कहते हैं कि भाई हम WWE की स्टोरी अच्छी लिख सकते हैं, तो उन्होंने बोला भैया हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो कहते हैं मुझे लिंक्डइन पे कितने सारे लोगों के डीएम आते हैं कि अरे मैं स्टोरी ऐसे कर दूंगा, मैं WWE को फिर से उनके ग्लोरी डेज में पहुंचा सकता हूं, लेकिन पॉल हेमन कहते हैं भाई सिर्फ अच्छी स्टोरी लिख तुम्हारे पास होने से उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। खैर वो तो एक अलग चीज है, इस बारे में कुछ ज्यादा मैं पॉल हेमन की साइड नहीं लेना चाहूंगा। फिर एक चीज और बोली पॉल हेमन ने, भाई तुम ट्रिपल एच के साथ इतने पास में रहते हो, जरा ट्रिपल एच को भी बता दो। उन्होंने ये चीज क्लियर बोली, जैसे वी आर इन द न्यू एरा 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 बोल बोल के भाई ट्रिपल एच ने अपनी कैसी कच्ची करवा ली। तो पॉल हेमन ने यही एक किसी सुपरस्टार का एक रैंडम नेम लेते हुए उन्होंने बोला कि ये आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा। कहते जब तुम इतना हाइप कर देते हो तो तुम्हें हाइप से ज्यादा ही डिलीवर करना पड़ता है, लेकिन अगर तुमने हाइप ज्यादा कर दिया और अंडर डिलीवर किया तो अगली बार से फैंस तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। और आप ट्रिपल एच के इतने पास रहते हो कलाकार आदमी, आप उन्हें ये बात नहीं बता सकते। ट्रिपल एच को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज भी किया, कहते हैं कैसे वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में बहुत अच्छे हैं। विंस मैकमैन से एक तरीके से कंपेयर ही कर दिया उन्होंने कि भाई उस टाइम पे तो ऐसा था कि हाँ ये है और ऐसे 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 ही होगा, लेकिन अब ट्रिपल एच के रजीम में वो कहते हैं भाई कि हाँ अब जो मामला है वो अच्छा है। और अब थोड़ा फैंस को भी ईजी होने को बोलते हैं कि यार थोड़ा शांत हो जाओ, हम अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, हम आखिरी पन्ना पहले लिख देते हैं। तो लेकिन जब ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगी मुझे पॉल हेमन के मुंह से, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तुम ये विजन की स्टोरी में, मुझे लग रहा भाई फिर तो मतलब क्या ही अब इन बातों का सेंस बनेगा। और एक इंसिडेंट और बताया पॉल हेमन ने जहाँ पे वो ये कहते हैं कि उनके लिटरली ऐसे उनके क्या उनको किडनी स्टोन कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेसलमेनिया के बाद का टाइम था तो वो रॉ में आए थे, अपने हाथ में वो चीज़ें लगी हुई थी उनकी, वो जो ड्रिप वगैरह जो लग जाती है, कैथेटर जो भी सब वो होता है वो लग जाता है, तो वो लगे लगे में ही वो रॉ का एक प्रोमो कट करने आए थे। कहते हैं भाई कोई भी मेडिकेशन मुझे ऐसे हील नहीं कर सकती जो कि उस चीज़ ने मुझे हील किया कि मैंने वो इंपॉर्टेंट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस नहीं किया था। तो ये अब तक मैंने यहाँ पे देखा, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अच्छा लगा ये पूरा पॉडकास्ट सुन के। और इससे पता चलता है कि भाई बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली हमको पता भी है कि बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन क्योंकि पॉल हेमन बहुत ज़्यादा क्लोज है उन चीज़ों के, तो उन्होंने अच्छे से बताया इन चीज़ों को। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की एनएक्सटी की बात करते हैं भाई, तो टोनी डी एंजेलो और नराकू इविल जो कि पहले नेम से थे, उनकी एक फ्यूड चल रही है। भाई क्या सेगमेंट हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, टोनी डी एंजेलो ने उसको खोला तो भाई उनके मुंह पे वो जो फायर बॉल है वो फट गई और ऐसा लगा कि शायद अब मैच भी नहीं होगा अमेरिकन बैश में। लेकिन फिर ये निकल के आते और भाई क्या होलिया बना के ये आए हैं। मतलब इसमें आप देखो लिटरली इसने तो और ज़्यादा वो मतलब पटाखा फूट रहे थे, चलो उतना नहीं लग रहा था क्योंकि वैसे पटाखे फूटते रहते हैं, लेकिन ये जो लुक बना के आए हैं टोनी डी एंजेलो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। तो मैच जो है कार्ड से हटाया नहीं गया, पहले ऐसा लग रहा था मतलब एनएक्सटी के शो के टाइम पे कि शायद मैच नहीं होगा, तो अभी ग्रेट अमेरिकन बैश में टोनी डी एंजेलो और नराकू का मैच होगा। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ में से कितने लोग हैं जो कि एक्टिवली एनएक्सटी को देखते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आज कर देना एक बार ये बताने के लिए, मतलब जो एनएक्सटी देखते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एनएक्सटी दोबारा देखी आज, भाई मेरे को तो बिल्कुल ही नए नए चेहरे वहाँ पे देखे, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा भाई ये 2-3 महीने पहले की एनएक्सटी और अब की एनएक्सटी में इतना डिफरेंस कैसे आ गया। डब्ल्यूडब्ल्यू की अनरियल की भी बात करते हैं भाई, तो ऑफिशियली अब हमारे पास डेट आ चुकी है 21 जुलाई वो डेट है जब अनरियल का तीसरा सीजन आने वाला है। और इस वाले सीजन में डब्ल्यूडब्ल्यू का जो फोकस है वो जॉन सीना के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि जॉन सीना रिटायर हुए हैं तो उसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारी चीज़ें फिल्म करी। आई थिंक एक एजे लीग का भी सेगमेंट है जहाँ पे एक पूरा आई थिंक एपिसोड ही होगा जब
वो वापस आई थी। तो अनरियल वाला सीजन जब भी आता है भाई बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स लेके आता है, तो देखते हैं इस बार अब क्या चीजें होती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। अब इसमें एक डब्ल्यूडब्ल्यू की सुपरस्टार का नेम शामिल हो चुका है जिनका नाम है पेज, और उन्हें ये अवार्ड मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू की यंगेस्ट डीवास चैंपियन एवर बनने का। तो अच्छा, ऐसे तो रिकॉर्ड फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के जो भी एक्ोलेट्स हैं, जैसे जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, उसका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आ सकता है। तो थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि अच्छा चलो ठीक है, बट इससे भी पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये थोड़ा मेन स्ट्रीम जाने जैसा मुद्दा है। फिर बल्कि मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई, और वो चीज ये थी कि जब विजन वाले लोग सेथ रॉलिंस की ठुकाई कर रहे थे, तो भाई बचाने के लिए ओबा फेमी आते हैं, और ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का भी यहाँ पे एक फेस टू फेस वाला मूवमेंट होता है। और ये इसीलिए था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन में इनका टैग टीम मैच कर रही है। वहीं से ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, ओबा फेमी और सेथ रॉलिंस जो है साथ में स्ट्रट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की कंपनी तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के मैंने शोज़ की थोड़ी वाइब देखी, वो बहुत बदल जाती है जब वो यूएस से बाहर जाके शोज़ करते हैं। भले ही ऑब्वियसली सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, सब कुछ पता है ऐसे 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 होगा, लेकिन आप सुपरस्टार्स के बिहेवियर में भी एक चेंज देख सकते हो कि वो थोड़े कूल और चिल से हो जाते हैं, और कभी कभी अपने प्रोग्राम को लेकर और ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। अब भले टीवी पे देख के ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह किस जगह से शो हो रहा है, लेकिन ये एक चीज मैंने नोटिस करी है कि सुपरस्टार्स भी थोड़ा तो डिफरेंट फिर बिहेव करते हैं किसी अलग जगह में जाके। नाइट ऑफ चैंपियंस की भी अपडेट आपको दे देता हूं। तो इसका जो फर्स्ट स्टार होने वाला जो ESPN के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू अपने PLEs को प्रमोट करती है, अभी डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है कि दोनों ही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो मैच है वो फर्स्ट आवर में ही डब्ल्यूडब्ल्यू निपटा देगी, यानी कि जे ओसो वर्सेस ओबा फेमी और दूसरा लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई। ये जो दोनों मैचेस हैं वो पहले ही घंटे में हो जाएंगे। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है इस राउंड की पहले घंटे में क्या होगा, ऐसे घुमा फिरा के हर किसी मैच को दिखाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि बाकी मैचेस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कर नहीं रही एडवर्टाइज, तो ये दोनों मैचेस पहले ही घंटे में हो जाएंगे और हमें आइडिया मिल जाएगा कि इस बार की डब्ल्यूडब्ल्यू की समर स्लैम की डायरेक्शन क्या है। ओबा फेमी वर्सेस जे ओसो, इस मैच के लिए भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे शायद बहुत सारी ऊपर नीचे दाएं बाएं तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का पोस्टर है, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा भाई ये तो कोई बढ़िया सी मूवी बना सकते हैं। ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस है, साथ में लाल कलर का सूट इन्हें पहनाया हुआ है, और ये वैसे मॉन्टेस फोर्ड ने खुद ही अपने अकाउंट पे पोस्ट की है। इतने टाइम से सेथ रॉलिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भाईचारा नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब भाईचारा ऑन टॉप हो गया, तो इनको लगा चलो भाई इससे रिलेटेड अब एक फोटो भी पोस्ट कर देते हैं। मंडे नाइट रॉ में इससे पहले वाली जहां पे रोमन रेंस आए थे और जहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था जेकब फाटू को कि भाई वो एरिक आंड्रे को बजा दे, उससे हमें पता चला था कि रोमन रेंस के अंदर की एक नेगेटिव साइड भी है, और डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसको और खुल के दिखाने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रही है। अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है जहां पे स्प्लिट में उन्होंने रोमन रेंस का रिएक्शन भी लगाया है, और यहाँ पे कैप्शन में लिखा है कि रोमन रेंस वोक अप लास्ट मंडे एंड चोज वायलेंस। और इससे डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी फैंस को बता रही है कि यार ये जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है, भले ही तुम इसे मान रहे हो कि ये बेबी फेस है, लेकिन भाई ये बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करने वाला है। और अगर आप मेन समझोगे ट्राइबल चीफ का जो कैरेक्टर है वो था ही तो ये कि उसको अपने आप में ही सब कुछ लगता है कि मैं ही हूं और दुनिया उसके सामने पूरी छोटी है, और वैसा करके फिर आप एक बेबी फेस वाला कैरेक्टर बड़े ही मुश्किल से मेंटेन कर पाते हो। तो ये एक नई चीज रोमन रेंस के अब हमको कैरेक्टर में दिखेगी इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा नेचुरल टीन का लिंक, आरपंथ वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाता है। आई थिंक ये करना जरूरी भी है, मुझे लोगों को लगेगा कि हाँ भैया प्रोटीन से फायदा होता है, जबकि मैं बताते रहता हूँ कि मसल के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी वो कितना ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।